तो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन और इसकी मैकेनिज्म। इससे पहले आप सभी लोगों ने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा होगा, आइडिया होगा, बेसिक आइडिया कि एक सेल जब डिवाइड होती है तो जब एक नई सेल बनेगी तो नई सेल के लिए भी उतने ही अमाउंट में उसको क्या देना है, डीएनए देना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें डीएनए की कॉपी बनाना पड़ेगा। तो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसके बाद अपन कुछ सब टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक अपना क्या, व्हाट इज डीएनए, फिर इसके बाद में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस, फिर डीएनए रेप्लिकेशन के मोड कि कौन से मोड से डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है। कि अपन दो साइंटिस्ट थे, मिसेल्सन और स्टाल, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने ये बताया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद इसमें कौन से एंजाइम और प्रोटीन की जरूरत होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद में और लास्ट में पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी बनती है। तो डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, डीएनए प्रतिकृति एक मूल डीएनए अणु से डीएनए के दो समान प्रतिकृतियां बनाने की जैविक प्रक्रिया है। ठीक, इसके अलावा डीएनए प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए कोशिका विभाजन के दौरान स्वयं की प्रति बनाता है। बस रहने दो, बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो स्टार्टिंग में एक सिंगल सेल से ओरिजिनेट हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो या जाइगोट। ठीक, तो जाइगोट में जब बार बार सेल डिवीजन होता है तो वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल्स में डिवाइड होते रहता है। और हर एक सेल में जो डीएनए का अमाउंट है लगभग एक बराबर होता है। ठीक, तो जो बराबर डीएनए का अमाउंट है वो कैसे आया, उसी डीएनए की क्या की जाती है, बार बार कॉपीज बनाई जाती है। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए की जो कॉपी बनाने की प्रक्रिया है इसी को हम क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति। तो डीएनए के बारे में कुछ बेसिक आइडिया अपन ने इससे पहले वाली क्लास में देख लिए हैं। डीएनए क्या है, एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है और एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, वॉटसन और क्रिक ने। कब बताया था, 1953 में। और इस काम के लिए इनको क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ठीक, इसके बाद में एक सेल में जो डीएनए का अमाउंट है वो कैसा होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक, अगर हम एक हेयर सैंपल की बात करें या ब्लड सैंपल की बात करें, किसी भी टाइप की जो कोशिका है उसमें डीएनए का अमाउंट कैसा होगा, लगभग बराबर होगा। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया एक चीज को इंश्योर करती है कि आने वाली जनरेशन में जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस फॉर्म में जाते हैं, डीएनए के फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो प्योर कैसी होती है, एक्यूरेट होती है। मतलब इसमें गलती होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे एक बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया, उसमें रिप्रोडक्शन का टाइम कितना होता है मालूम है, 20 मिनट। ठीक, और उसमें जैसे कहाँ पर है, इकोलाई वाला लिखा है कि कहीं, हाँ, इकोलाई में लगभग 4.6 मिलियन बेस पेयर होते हैं और जो डीएनए है 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड होते जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए जो 4.6 मिलियन बेस पेयर हैं ये 20 मिनट में कैसे हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी एक डीएनए से इसकी 2 कॉपी बन जाती है। ठीक, ह्यूमंस में या मैमल्स में बात करें तो 1 सेकंड में कितने बेस पेयर अटैच होते हैं, लगभग 100 बेस पेयर। ठीक, और गलती होने के चांसेस कितने होते हैं, 1 एरर पर मिलियन, यानी कि 10 लाख में कि कोई एक ही बेस पेयर मिसमैच हो सकता है और उसको फिर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो वापस प्रूफ रीडिंग करते समय फिर उसको ठीक भी कर देता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है सेल साइकिल की कौन सी फेज में होता है, एस फेज या सिंथेसिस फेज। तो सेल साइकिल के बारे में हमने पढ़े हैं। सेल साइकिल में सबसे पहले इंटरफेज में कुछ 4-5 अवस्थाएं आती हैं। सबसे पहले कौन सी आती है, G1 फेज। क्या होता है G1 फेज में, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितने भी टाइप के आरएनए हैं और प्रोटीन हैं या एंजाइम्स हैं इन सभी का निर्माण होता है और इन सभी की प्रिपरेशन होती है। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं G1 फेज को। उसके बाद में जैसे ही पूरी तैयारी हो जाती है, सेल अगली साइकिल में चली जाती है या नेक्स्ट जो है कौन सी स्टेज में चली जाती है, G1 के बाद में एस फेज में। एस फेज का ही नाम क्या होता है, सिंथेसिस फेज। मतलब इस फेज में डीएनए का निर्माण होगा। ठीक, तो अब एस फेज में डीएनए करो क्लिक।
बस। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो इंटरफेज है उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, G1, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में डीएनए निर्माण के लिए जितने भी टाइप के प्रोटीन्स हैं, जितने भी टाइप के आरएनए हैं, उन सभी का क्या होगा, निर्माण होगा, और वो सब इस क्या कहते हैं फेज में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, प्रिपरेशन फेज। जैसे ही प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, जो सेल है नेक्स्ट फेज में चली जाती है, इसको क्या बोलेंगे, एस फेज। अब एक बात ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे सेल्स जैसे कि आरबीसीज हैं और न्यूरॉन्स हैं, ये कभी डिवाइड होती हैं क्या, ठीक। तो जो सेल डिवाइड नहीं होती हैं वो कभी भी इंटरफेज में एंटर नहीं करेगी, ठीक। वो कौन सी फेज में चली जाती हैं, G0 फेज में या G0 फेज में, ठीक। और जितनी भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करती हैं वो इंटरफेज में सबसे पहले कहाँ एंटर करेंगी, G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज। G2 फेज के आधे तक डीएनए की जो कॉपी है वो कैसे हो जाती है, टोटल डबल हो जाती है, और जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स है वो भी कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। उसके बाद में जो सेल है G2 फेज से कहाँ जाएगी, माइटोसिस फेज में, जहाँ पर 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। तो आरबीसीज और न्यूरॉन्स कभी भी इंटरफेज में एंटर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें डिवीजन की जो एबिलिटी है या पावर ऑफ डिवीजन कैसा होता है, सेल डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। तो जब कंप्लीट तरीके से मालूम नहीं था कि डीएनए रेप्लिकेशन किस विधि से होता है, तो 3 टाइप की मेथड दी गई थी। पहली मेथड कौन सी है, कंजर्वेटिव, सेकंड सेमी कंजर्वेटिव, और थर्ड कौन सी होती है, डिस्पर्सिव या डिसरप्टिव। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है, इसमें साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो डीएनए है, ठीक, एक डीएनए पूरा का पूरा क्या होगा, उसको देखकर एक नया डीएनए का निर्माण किया जाएगा। तो जो 100% एक डीएनए है वो कहाँ चले जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएगा, और जो सेकंड सेल है उसको एक कंप्लीटली नया डीएनए मिलेगा, ठीक। दूसरी मेथड कौन सी है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, यानी अर्ध संरक्षी विधि। इसमें क्या होता है, जो डीएनए है इसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, हर एक स्ट्रैंड को रीड करके उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को जोड़ दिया जाता है। इससे क्या होगा कि एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाएंगे, 2 डीएनए बन जाएंगे। और अगली विधि कौन सी है, डिस्पर्सिव विधि। इसमें क्या होता है, पढ़ें इसके बारे में भी। डिस्पर्सिव विधि एक ऐसी विधि है जिसमें डीएनए क्या होगा, अलग अलग जो सेगमेंट है या अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा, और उन पार्ट से फिर क्या बनेगा, दूसरा डीएनए बन जाएगा, ठीक। तो जब कंप्लीट तरीके से ये पता नहीं था कि जो विधि है कौन सी, सेमी कंजर्वेटिव है, इस विधि के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, मिसेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक। तो पहले एक एक को पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट करो। जो फर्स्ट मॉडल था वो कौन सा है, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल। इसमें क्या क्या होता है, The entire double-stranded DNA molecule serve as a template for whole new molecule of DNA। अब यहाँ पर 2 टर्म आए, टेम्पलेट किसको बोला जाता है, किसको कहते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब कि एक ऐसा डीएनए का मॉलिक्यूल जिसको रीड कर कर नया डीएनए बनाया जाता है। तो जिसको भी रीड किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट डीएनए। तो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल में कंप्लीट डीएनए को क्या माना जाता है, टेम्पलेट डीएनए, और इसको रीड करके इसी की जैसी एग्जैक्ट कॉपी बना दी जाती है, ठीक। इसके बाद में द ओरिजिनल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए फुली कंजर्व ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस में जो डीएनए है वो कहीं से टूटेगा नहीं, वो 100% कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसी विधि को क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल या डीएनए रेप्लिकेशन की संरक्षी विधि, ठीक है। करो नेक्स्ट। जो नेक्स्ट मॉडल है कौन सा है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, द ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड एंड दिस conserved strand act as a template for the synthesis of a new complementary strand। यहाँ पर देखेंगे कि एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसके दोनों स्ट्रैंड कैसे हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और फिर इस डीएनए मॉलिक्यूल को दोनों को किस फॉर्म में, टेम्पलेट के फॉर्म में यूज किया जाएगा। टेम्पलेट से जितने भी न्यूक्लियोटाइड इसमें ऐड हैं उसको रीड किया जाएगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को ऐड करते जाते हैं। जैसे मान लो सपोज यहाँ पर क्या है, एडेनिन है, ग्वानिन है और थाइमीन है। तो एडेनिन को रीड करके इसके जस्ट अपोजिट कौन सा जोड़ दिया जाएगा, थाइमीन। अगर मान लो यहाँ पर ग्वानिन है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या जोड़ दिया जाएगा, साइटोसिन,
ठीक। तो ऐसे ही जो दो कॉपी हैं एक दूसरे की कैसे हो जाएगी, आइडेंटिकल कॉपी मिलेगी, ठीक, और दोनों सेल को एग्जैक्ट सेम डीएनए क्या हो जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अगली है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन मॉडल। इसमें क्या होगा, जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक ओरिजिनल डीएनए है, ये अलग अलग पार्ट्स में टूट गया है, ठीक, और इसके बाद में इसको रीड करके इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। तो इस विधि में जो डीएनए है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो डीएनए रेप्लिकेशन की कितनी मॉडल दिए गए थे, 3 मॉडल। पहला कौन सा है, कंजर्वेटिव, इसको क्या बोला जाता है, और संरक्षी विधि। इस विधि में क्या होगा कि एक जो डीएनए है, इस डीएनए को पूरी तरह से किस रूप में यूज करेंगे, टेम्पलेट, ठीक, और इस डीएनए को रीड करके इसी की जैसे एक सेम कॉपी बना लिया जाएगा। तो क्या होगा कि जब रेप्लिकेशन के सेल डिवीजन के टाइम में जो दो सेल को डीएनए देना है, तो एक सेल में जो डीएनए है ओल्ड डीएनए वो कैसा हो जाएगा, 100% ट्रांसफर हो जाता है, और इस डीएनए में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हुई है, या ये इस जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये अनवाइंड नहीं हुआ है, तो यानी कि कैसा है, ये 100% सेफ है, ठीक। तो इस प्रकार की विधि को क्या बोला जाता है, संरक्षी या कंजर्वेटिव मेथड। दूसरी कौन सी है, सेमी कंजर्वेटिव। इसमें क्या होगा कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, अनवाइंड हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आकर इन स्ट्रैंड को रीड करेगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को क्या करता जाएगा, यहाँ साइड में ऐड करता जाएगा। सपोज यहाँ पर क्या है, मान लो इस वाले में एडेनिन है, तो इसको रीड करके यहाँ पर किसको ऐड कर देंगे, थाइमीन को। यहाँ पर ग्वानिन है तो यहाँ पर कौन ऐड हो जाएगा, साइटोसिन। यहाँ पर मान लो कौन है, थाइमीन है, तो यहाँ कौन ऐड हो जाएगा, एडेनिन। ऐसे अब देखते हैं सेकंड स्ट्रैंड में क्या होगा। इस वाले डीएनए में यहाँ पर एडेनिन था तो यहाँ पर कौन होगा, थाइमीन, ठीक। कुछ गलत कर रहे हैं क्या, नहीं, इस तरफ आएगा ना, क्लियर कहाँ से होता है, चलो इसको जाने दो, इसमें शायद नहीं होता इसमें। चलो, तो इसमें क्या होगा कि दोनों जो स्ट्रैंड है वो कैसे हो जाएंगे, सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे, और उसके बाद में हर एक स्ट्रैंड को रीड करके इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो जो दोनों डीएनए मिलेंगे एक दूसरे की क्या होगी, सेम एग्जैक्ट कॉपी होगी, ठीक है। जो थर्ड मॉडल है कौन सा है, डिसरप्टिव या डिस्पर्सिव मॉडल कहते हैं इसको, दो नाम है। इसमें क्या होगा, जो डीएनए है वो दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में या अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा, और उस पार्ट्स के जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हैं वो यहाँ पर क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पर जो डीएनए है कंप्लीटली कंजर्व नहीं होता है, तो इसको और क्या बोला जाता है, असंरक्षी विधि, ठीक। तो डीएनए के लिए 3 मॉडल दिए गए थे, संरक्षी विधि, असंरक्षी विधि और अर्धसंरक्षी विधि। इसके बाद में तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है किस विधि से होता है, सेमी कंजर्वेटिव विधि से होता है। उसके बाद में चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। आएगा इसको से तो इसके बाद में 2 साइंटिस्ट थे, कौन से, मिचेल्सन और स्टार। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। इसके लिए उन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप का यूज किया था। अब नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक नेचुरल वाला कौन सा होता है, N14, और एक इसी का एक और होता है आइसोटोप कौन सा, N15। तो नेचर में जो डीएनए है या हमारी सेल्स में जो डीएनए है
उसमें नाइट्रोजन कौन सा वाला होता है नेचुरली, N14 वाला। और ये एक और दूसरा क्या है इसका, आइसोटोप है, या और क्या बोला जाता है इसको, समस्थानिक। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या है ये, समस्थानिक है। तो उन्होंने क्या काम किया, डीएनए को सबसे पहले जो नेचुरल डीएनए है उसको ऐसे मीडियम में उगाया जहां पर कौन सी नाइट्रोजन थी, N15 वाली। तो कुछ जनरेशन के बाद में उन्होंने जब इसको उगा कर देखा तो उन्होंने देखा कि जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है उसमें कौन सी है, N14 वाली नाइट्रोजन रहती है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें कौन सी रहती है, N15 वाली। तो एक काम करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट से बताते, नेक्स्ट करना और आगे करो। हाँ, पीछे करना जरा, बैक एक मिनट, एक बार और कर दो नेक्स्ट, वो कीज से कर दो। हाँ बस चल। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले एक डीएनए को लेबल किया कौन से, N15 नाइट्रोजन से। ठीक, ऐसे डीएनए को हम क्या बोलेंगे, केवल शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्या, N15 डीएनए। और एक ऐसा डीएनए जिसमें नाइट्रोजन कौन सी है, N14 वाली, उसको क्या बोलेंगे, N14 डीएनए। तो सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में एक डीएनए में जो जितनी भी नाइट्रोजन है वो कौन सी कर दिए, N15 वाली। तो दोनों स्ट्रैंड जो हैं यहाँ पर अगर हम इसको अलग अलग करें, जैसे फर्स्ट स्ट्रैंड और सेकेंड स्ट्रैंड, तो फर्स्ट वाले में जो नाइट्रोजन कौन सी है, N15 वाली है, और यहाँ पर भी कौन सी है, N15 वाली नाइट्रोजन है। ठीक, इसके बाद में इस डीएनए को एक ऐसे मीडियम में कल्चर किया गया जिसमें क्या था, कौन सी नाइट्रोजन थी, N14। अब एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है डीएनए रेप्लिकेशन में उसी नाइट्रोजन का यूज होगा। ठीक, अब इस मीडियम में नाइट्रोजन कौन सी वाली है, N14। तो जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा यहाँ पर नाइट्रोजन कौन सी वाली यूज की जाएगी, N14 वाली। जब एक जनरेशन बाद देखा गया तो एक डीएनए के स्ट्रैंड, ये जो पिंक कलर का है, इसमें कौन सी नाइट्रोजन मिली, N15 वाली। इसके अलावा जो दूसरा नया स्ट्रैंड इसमें बना है, इस स्ट्रैंड में कौन सी नाइट्रोजन थी, N14 वाली। ऐसे जब दूसरे डीएनए के सैंपल को देखा गया, इसमें भी क्या था, एक डीएनए स्ट्रैंड में कौन सी नाइट्रोजन थी, N15 वाली, और दूसरे में कौन सी थी, N14 वाली। ठीक, अब कंफर्म करने के लिए सेकंड जनरेशन में इसको फिर से N14 मीडियम वाले कल्चर में इसको क्या किया गया, कल्चर किया गया। तो इसमें भी फिर देखा गया कि जो केवल एक स्ट्रैंड है ऊपर वाला, इसमें कौन सी थी, N15। इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें कौन सी थी, N14। ऐसी लास्ट वाले में एक में कौन सी थी, N15, दूसरे स्ट्रैंड में कौन सी थी, N14। इसके बाद के जो बीच में दो डीएनए मॉलिक्यूल मिले, इन दोनों में N14 नाइट्रोजन थी। ठीक, अब इससे क्या पता चलता है कि रेप्लिकेशन के समय में क्या हुआ होगा, सबसे पहले जो दोनों स्ट्रैंड हैं अनवाइंड हुए होंगे। ठीक, अनवाइंड हुए होंगे, उसके बाद में N14 मीडियम का यूज करके अब जो नया स्ट्रैंड बना है उसमें कौन सी नाइट्रोजन आ गई, N14 वाली। ठीक, तो इसको एक्सपेरिमेंट समझते हैं, नेक्स्ट करना है इसमें, और करो एक बार। ब्लैक वाला नहीं आया क्या, और करो, बस साइड में कर दो, उसको कर्सर को साइड में कर दो, पीछे करो, पीछे, हाँ बस ठीक है, वो हो जाए तो दिक्कत नहीं, ये वाला हो जाएगा, रहने दो, रहने दो, चलिए। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले एक डीएनए मॉलिक्यूल, इस डीएनए में जो नाइट्रोजन है वो कौन सी है, N15। तो दोनों ही स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन है कौन सी होगी, N15 वाली। इसके बाद में इसको कल्चर किया गया कैसे मीडियम में,
जिसमें कौन सी नाइट्रोजन है, N14। ठीक, तो अब जो नया इंस्टेंट बनेगा उसमें N14 जो 14 नाइट्रोजन है वो कैसे आई? सबसे पहले इसमें क्या हुआ होगा कि जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए होंगे। ठीक, तो अब इसमें पहले से कौन सी वाली नाइट्रोजन है, N15, इसमें भी कौन सी है, N15। अब यहाँ पर जो नया डीएनए बनेगा उसके लिए नाइट्रोजन कौन सी वाली अवेलेबल है, N14 वाली, तो वो कौन सी नाइट्रोजन का यूज करेगा, N14 का। अब यहाँ पर जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, ठीक, इसमें कौन सी नाइट्रोजन होगी, N14। ऐसे यहाँ पर भी जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पर कौन सी नाइट्रोजन होगी, N14। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि जो डीएनए है, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। इसका मतलब जो एक डीएनए मॉलिक्यूल है सबसे पहले दो अलग अलग स्ट्रैंड में कैसा हो जाता है, अनवाइंड हो जाता है, और हर एक डीएनए को टेम्पलेट के फॉर्म में यूज करके फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ठीक, इसके बाद में अगर नेक्स्ट जनरेशन में हम इस वाले डीएनए को लेते हैं तो यहां से किस किस टाइप के मॉलिक्यूल मिलेंगे, पीछे कर दो एक बार और, बस। अब फर्स्ट जनरेशन में जो डीएनए मिला हम वो वाले लेते हैं ना। इसमें जो एक नाइट्रोजन है वो कौन सी वाली है, N14, और एक स्ट्रैंड में कौन सी नाइट्रोजन है, N15। अब इसको फिर से कल्चर किया गया ऐसे मीडियम में जहां पर कौन सी नाइट्रोजन है, N14 वाली। ठीक, अब किस किस टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे, सबसे पहले क्या होगा कि जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो एक यह स्ट्रैंड अलग हो गया, दूसरा ये वाला स्ट्रैंड भी अलग हो गया। अब किसमें कौन सी नाइट्रोजन है, इसमें कौन सी वाली है, N14, यहाँ पर कौन सी है, N15। अब इस डीएनए को टेम्पलेट मानकर इस पर क्या किया जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को ऐड करेंगे। तो अब जो नया डीएनए बनेगा, ठीक, जैसे यहाँ पर एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, इसमें कौन सी नाइट्रोजन होगी, N14, यहाँ पर कौन सी होगी, N14। ठीक, अभी हमने केवल एक डीएनए का रेप्लिकेशन कराया है। जैसे हमने लास्ट पिक में देखा था कि जब हम दोनों डीएनए को क्या कराते हैं, रेप्लिकेशन करवाते हैं, तो एक सबसे नीचे वाले में कौन सी होती है, N15, फिर यहाँ पर क्या होगी, N14। ये वाले जो स्ट्रैंड है दोनों में कौन सी नाइट्रोजन होगी, N14। इसके ऊपर जो एक और डीएनए मिला था उसमें कौन सी थी, N14, और सबसे ऊपर वाले में कौन सी थी, एक में थी N14, एक में थी N15। चलो उसको छोड़ो, अगर हम इसी के जैसा एक और डीएनए की क्या करवाते हैं, कॉपी, या इसमें रेप्लिकेशन कराते हैं, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, एक ऐसा डीएनए मिलेगा जिसमें दोनों नाइट्रोजन कौन सी होगी, N14। एक डीएनए ऐसा मिलेगा जिसमें एक कौन सी होगी, N14 वाली, एक कौन सी होगी, N15 वाली। ठीक है, तो यहां से ये पता चला कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि ये दो पार्ट में अलग अलग टूट जाएगा या सेपरेट हो जाएगा, तो उसको टेम्पलेट के फॉर्म में फिर यूज करके अगला डीएनए बनाया जाता है। रहने दो, पीछे कर दो, अब बैक, और पीछे, और पीछे, एक आगे कर दो, अब नेक्स्ट, बस। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला एंजाइम कौन सा है, हेलिकेज। पढ़ें इसके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक, क्या होता है हेलिकेज एंजाइम, ये एक ऐसा एंजाइम है जो सुपर कॉइल डीएनए को क्या करता है, अनवाइंड करता है। ठीक, तो हेलिकेज, इट इज एन इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इज यूज्ड टू सेपरेट द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इसका मेन काम क्या होता है, डीएनए को अनवाइंड करना, और हर एक बेस पेयर को ये तोड़ने के लिए कितने एटीपी का यूज करता है, एक एटीपी का। ठीक, तो जो हेलिकेज एंजाइम है इस तरीके से काम करता है, ये जितने भी क्या कहते हैं बेस पेयर हैं इनके बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हेलिकेज कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को, और हर एक बेस पेयर को तोड़ने के लिए एक एटीपी का यूज करता है। पहले पढ़ लेते हैं हेलिकेज के बारे में।
क्या काम होता है हेलिकेज का? तो हेलिकेज एंजाइम में सबसे पहले आकर डीएनए को क्या करेगा? अनवाइंड करेगा। अनवाइंडिंग का मतलब है डीएनए को क्या करना? ओपन कर देना, ताकि इसके जो दोनों स्ट्रैंड है वो कैसे हो जाएं? अलग अलग हो जाएं। अब कितने एटीपी का यूज करता है हेलिकेज? एक एटीपी का यूज करता है किसके लिए? हर एक बेस पेयर को अलग अलग करने के लिए। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक, तो इसके बारे में ये तीन चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक एटीपी का यूज करेगा एक बेस पेयर को तोड़ने के लिए, और कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्या आप नहीं, हम वो सेव करते जा रहे हैं, वो जो पिक्स हम सेंड कर देंगे। क्लिक करो, हाँ बस बस। तो जो अगला एंजाइम है कौन सा है? टोपोआइसोमरेज। क्या काम होता है इसका? जैसे जैसे डीएनए को अनवाइंड करेंगे वैसे वैसे क्या होगा? डीएनए के जो सिरे अभी खुले नहीं हैं वहां पर धीरे धीरे क्या होने लगेगी? कॉइलिंग होने लगेगी या कुंडलन तनाव बढ़ने लगेगा। कुंडलन तनाव को दूर करने के लिए फिर कौन सा एंजाइम आता है नेक्स्ट? टोपोआइसोमरेज। ठीक, तो टोपोआइसोमरेज क्या काम करेगा? ये कट लगाता है, कट लगाने के बाद में दोनों स्ट्रैंड को क्या कर देगा? ओपन कर देगा। जैसे ही कॉइलिंग टेंशन रिलीज होगी उनको फिर से जोड़ देता है। इसलिए इसका एक और नाम है, क्या बोला जाता है इसको? टोपोआइसोमरेज को डीएनए गायरेज। ठीक, और इसके अलावा इसको निक एंड सील एंजाइम भी बोला जाता है। मतलब कि पहले ये कट लगाता है, कट लगाने के बाद में उन दोनों को क्या कर देगा? फिर से पैक कर देगा। ठीक, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द कॉइलिंग टेंशन इन द डबल हेलिक्स बाय कटिंग सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक, तो क्या करेगा? जैसे ही मान लो डीएनए में अगर कॉइलिंग टेंशन हो जाती है तो दो में से किसी स्ट्रैंड में ये कट लगा देगा, या दोनों स्ट्रैंड में कट लगाकर उसमें जो उलझन है या जो कॉइलिंग है उसको दूर कर देगा। ठीक, इसके बाद में these enzyme introduce breaks in phosphodiester bond of the DNA। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि टोपोआइसोमरेज कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है? कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। और इसके बाद में इसका मेन पर्पस क्या होता है? जो कॉइलिंग टेंशन है इसको रिमूव करना, और उसके बाद में इसको फिर से क्या कर देगा? जोड़ देगा। ठीक, करो नेक्स्ट। जैसे यहां पर देखो, जैसे जैसे यहाँ पर डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो खुलते जाते हैं, यहाँ पर क्या होगा? जो सिरे खुले नहीं है वहाँ पर क्या हो जाएगी? कॉइलिंग हो जाएगी या कॉइलिंग टेंशन होने लगती है। ठीक, कुंडलन तनाव बढ़ने लगता है। तो ये क्या करेगा? किसी एक स्ट्रैंड में कट लगाएगा और उसको क्या कर देगा? वापस जो उलझी हुई कंडीशन है उसको सीधा कर देगा, और फिर से उसको क्या कर देगा? जोड़ देगा। तो अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है टाइप 1 टोपोआइसोमरेज, एक होता है टाइप 2 आइसोमरेज। टाइप 1 आइसोमरेज जो है वो क्या काम करता है? टाइप 1 टोपोआइसोमरेज एक स्ट्रैंड पे कट लगाता है, और जो टाइप 2 डीएनए क्या नाम है? टोपोआइसोमरेज, ये दोनों स्ट्रैंड में कट लगाता है। सपोज ये जो एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है टूटते जाएंगे, ये दोनों कैसे होते जाएंगे? ये जो कुंडलियां हैं आपस में पास पास आते जाएंगी। इससे क्या होगा कि यहाँ पर कुंडलन तनाव बढ़ते जाएगा। तो इस कुंडलन तनाव को दूर करने के लिए क्या करते हैं? जैसे ये जो टाइप 1 आइसोमरेज है टोपोआइसोमरेज, ये एक डीएनए के स्ट्रैंड में कट लगाएगा। ठीक, और यहाँ से क्या करेगा? इस वाले मॉलिक्यूल को यहाँ से सेपरेट कर देगा। ठीक, इसके बाद में जैसे ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे, ये इसको क्या कर देगा? फिर से पैक कर देगा। इसलिए इस टोपोआइसोमरेज का नाम क्या होता है? निक एंड सील एंजाइम। ठीक, और जो टाइप 2 डीएनए इसका नाम बार बार भूल जाते हैं, टोपोआइसोमरेज। टाइप 2 टोपोआइसोमरेज क्या करता है? डीएनए स्ट्रैंड के दोनों स्ट्रैंड में कट लगा देता है। ठीक, फिर दोनों को ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद फिर क्या करेगा? इसको फिर से ज्वाइंट कर देता है। अब जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं तो उनको स्टेबल रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से, और हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से फॉर्म हो सकते हैं, मतलब फिर से ये बन सकते हैं। तो इसको स्टेबल करने के लिए नेक्स्ट प्रोटीन आता है जिसको क्या बोलते हैं? SSBP या सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, इसका काम क्या होता है? डीएनए को कैसा करना?
स्टेबल करना या इसको स्टेबिलिटी देना। तो दीज आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। अब रेप्लिकेशन फॉर्क किसको कहते हैं? सपोज ये जो एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें कौन सी प्रोसेस चल रही है? डीएनए रेप्लिकेशन की। तो इसमें क्या होगा कि एक ऐसी साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक। और जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये दो दिशाओं में चलता है, तो एक चलेगा इस डायरेक्शन में और एक चलेगा दूसरी डायरेक्शन में, ठीक। इस समय क्या होता है कि इसका जो आधा भाग है इसमें एक इस तरफ चलेगी डीएनए रेप्लिकेशन और आधे भाग में दूसरी साइड में चलेगी। तो इस आधे भाग को ही क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन फॉर्क, या इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रतिकृति साख। मतलब डीएनए की एक ऐसी शाखा जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी हो रही है? कंटिन्यू हो रही है। तो यहां पर कितनी डीएनए रेप्लिकेशन की शाख होगी? दो होती है, एक इस तरफ वाली और एक उस तरफ वाली। और इस उभरे हुए भाग को, ये जो फूला हुआ पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बबल, ठीक। एक ऐसा बबल जहां पर कौन सी प्रोसेस चल रही है? डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको भी अपन अभी नोट कर लेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम वो कौन सा होता है? प्राइमेज। क्या काम होता है प्राइमेज का? प्राइमर की सिंथेसिस करवाना, ठीक। तो अब प्राइमर क्या है? ट्रेन के बारे में सभी को पता है। ट्रेन के जो अलग अलग डिब्बे हैं उनको कौन खींच के रखता है? कौन चलाता है? ट्रेन का इंजन, ठीक। तो ट्रेन के डिब्बों को आगे बढ़ाने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है जो क्या करेगा? उन डिब्बों को खींच के रखता है। तो जैसे ट्रेन में इंजन होता है वैसे ही सबसे ऊपर कौन काम करता है? प्राइमर। प्राइमर। तो प्राइमर कैसा मॉलिक्यूल है? एक आरएनए मॉलिक्यूल है, ठीक। तो आरएनए प्राइमर को बनाने के लिए एक एंजाइम लगता है, कौन सा? प्राइमेज। और ये जो प्राइमेज है किस टाइप का एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट मतलब कि ये किसको पढ़कर आरएनए, ये जो प्राइमर किसको बनाता है? डीएनए को पढ़ता है, रीड करता है, उसके बाद में आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो ऐसे एंजाइम जो आरएनए बनाते हैं वो कौन से होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए बनाते हैं वो कौन से होते हैं? डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल बनता है? आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है। तो कौन चाहिए हमें? आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये डिपेंड किस पर रहता है? डीएनए पर, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है? डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। तो ये जो एंजाइम है कैसा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक। और ये किसका निर्माण कराएगा? आरएनए प्राइमर का। अब आरएनए प्राइमर का काम क्या होता है? ये किसी भी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को क्या करवाता है? स्टार्ट करवाता है। और उसके बाद में ये क्या प्रोवाइड करवाएगा? थर्ड प्राइम ओएच। क्या काम होता है थर्ड प्राइम ओएच का? डीएनए की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब हमने बताए थे कि इससे जो नेक्स्ट वाली जो शुगर मॉलिक्यूल है वो ऐड होगा तो हमेशा किससे ऐड होता है? थर्ड प्राइम OH से। यानी कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है वो थर्ड प्राइम OH और नेक्स्ट शुगर के जो 5 प्राइम OH है उसके बीच में बनेगा, ठीक है। चलो, तो प्राइमेज आर शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड दैट सर्व टू इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब कि प्राइमर क्या है? एक ऐसे आरएनए के शॉर्ट स्ट्रैंड हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को क्या करवाएंगे? इनिशिएट या स्टार्ट करवाते हैं। इसके अलावा जो आरएनए प्राइमर है, प्राइमर में मॉलिक्यूल किसका है? आरएनए का है। मतलब कि इसके जो बेस पेयर हैं कौन से होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब हमें डीएनए की कॉपी बनाना है तो डीएनए में यूरेसिल तो होता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको, इस प्राइमर को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक। तो इस प्राइमर को बाहर कौन निकालता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज जो क्या काम करेगा? जैसे ही डीएनए का निर्माण पूरा हो जाएगा ये आरएनए प्राइमर को बाहर निकाल देता है और वहां पर जो गैप होगा उस गैप को भी ये क्या कर देगा? फिल कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेप्लिकेशन के लिए जो मेन एंजाइम है वो कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। तो डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन। इट इज एक्चुअली ये होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम किसको कहते हैं? एंजाइम की कैटेगरी पढ़े होंगे, कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है एक, ठीक। तो होल एंजाइम मतलब कि ये क्या है? एंजाइम का एक समूह है जहां पर अलग अलग टाइप के एंजाइम आपस में कंबाइन होते हैं।
तो डीएनए पॉलीमरेज में कुछ यूनिट होती हैं, अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट, गामा यूनिट, ठीक है ना। अब डीएनए पॉलीमरेज में 3 एक्टिविटी होती है। पहली है रीडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका पहला काम क्या होता है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको रीड करना, ठीक। उसके बाद में जैसे वो रीड करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को वो क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा, तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक। तो रीड करने की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कौन सी होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब कि जो ओल्ड डीएनए है वहां पर ये कहां पर ऐड होगा, 3 प्राइम वाली लोकेशन में, वहां पर रीड करेगा और उसको जस्ट नीचे जब ऐड करेगा तो हमने बताया थे डीएनए के स्ट्रैंड कैसे होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समानांतर। तो जहां पर 3 प्राइम होता है उसके नीचे कौन सा प्राइम बनेगा, 5 प्राइम बनेगा। तो क्वेश्चन आता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो बाइंड कहां पर होता है, कौन सी डायरेक्शन में बाइंड होता है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसकी रीडिंग की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब नया डीएनए की जो सिंथेसिस करने की डायरेक्शन है वो हमेशा कौन सी होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक। इसके अलावा जब पूरा डीएनए बन जाता है तो ये एक बार उसको चेक भी करता है, ठीक। जैसे मान लो ये क्या है, 3 प्राइम, यहां पर क्या है 5 प्राइम। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कहां पर आकर बाइंड होगा, 3 प्राइम वाली पोजीशन पर, ठीक। ये यहाँ पर इसको रीड करेगा और नीचे से सिंथेसिस करेगा कहाँ पर, कौन से प्राइम से, 5 प्राइम से। अब इसने यहाँ पर रीड किया कि यहाँ पर मान लो कौन है, एडेनिन है, तो ये इसके जस्ट नीचे यहाँ पर किसको ऐड कर देगा, थाइमीन को। यहाँ पर अगर ग्वानिन है तो किसको ऐड करेगा, साइटोसिन को। साइटोसिन है तो ग्वानिन को, थाइमीन है तो एडेनिन को। अब इसके बाद में ये यहाँ से कहाँ तक जाएगा, इस पूरी प्रोसेस में देखो ये रीड कहाँ से कहाँ कर रहा है, 3 प्राइम से 5 प्राइम। नया स्ट्रैंड कहाँ से कहाँ बना रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है, ठीक, ये एक बार फिर यहाँ से वापस जाएगा, तो वापस जाएगा डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो ये वापस किस लिए जाता है कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है, एरर तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए, ठीक। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो डीएनए पॉलीमरेज में 3 एक्टिविटी होती है, पहला है रीडिंग, दूसरा है पॉलीमराइजेशन और तीसरा है प्रूफ रीडिंग। तो रीडिंग कहाँ से कहाँ करेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम। पॉलीमराइजेशन कहाँ से कहाँ करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। और प्रूफ रीडिंग कहाँ से कहाँ करेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक। तो ये दोनों एक्टिविटी सेम डायरेक्शन में हो गई, कौन सी, रीडिंग और प्रूफ रीडिंग, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एंजाइम कौन सा आता है, अब इसके टाइप। सबसे पहले तो अब 2 टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो दोनों में पाए जाने वाले जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल में 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और एप्सिलॉन। अब इन सभी के काम भी अलग अलग होते हैं, ठीक। अगर हम इसकी बात करें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, क्या काम होता है इसका, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। ये क्या काम करता है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है, ठीक। और यहां पर जो गैप होगा उस गैप को क्या कर देगा, फिल करता है, ठीक। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम हो गया रिमूव आरएनए प्राइमर, और दूसरा आरएनए को निकालने के बाद जो गैप बनेगा उस गैप को फिल करना, तो गैप फिलिंग, ठीक। अगला है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये असिस्टेंट होता है किसका, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का। और जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये कौन सा एंजाइम है, मेन एंजाइम है। इसके 3 काम होते हैं, कौन से अभी पढ़े थे। पहला होता है क्या, रीडिंग, दूसरा पॉलीमराइजेशन और थर्ड कौन सा होता है, प्रूफ रीडिंग, ठीक। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम है रिमूव आरएनए प्राइमर और गैप फिलिंग का। डीएनए पॉलीमरेज 2 का कुछ स्पेसिफिक काम नहीं है, ये क्या होता है, असिस्टेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कई बार डीएनए अगर कैसा हो गया, डैमेज हो गया है, तो डीएनए डैमेज को रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डीएनए रिपेयर प्रोसेस, ठीक। तो उस प्रोसेस में भी कौन पार्टिसिपेट करता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक। उसके बाद में अगर जो डीएनए का हमें क्या कराना है, सिंथेसिस कराना है, तो वहाँ कौन सा एंजाइम काम आता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक। अब ऐसे ही यूकैरियोट में 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और एप्सिलॉन। तो यहाँ पर जो 2
मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं कौन से? थीटा डीएनए पॉलीमरेज और एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन के समय में दो टाइप के स्ट्रैंड बनते हैं, एक कौन सा होता है? लीडिंग स्ट्रैंड, और एक कौन सा होता है? लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब कि एक स्ट्रैंड ऐसा है जिसमें लगातार डीएनए की सिंथेसिस होती है, उसको क्या बोलते हैं? अग्रगामी या फिर लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरा होता है पश्चगामी या लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो थीटा डीएनए पॉलीमरेज वो क्या बनाता है? लीडिंग स्ट्रैंड, और जो एप्सिलॉन है वो कौन सा बनाता है? लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक, इसके अलावा अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, जो बीटा डीएनए पॉलीमरेज है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो अल्फा और गामा है ये क्या काम आते हैं? डीएनए रिपेयर के मैकेनिज्म में। अगर डीएनए क्या हो गया? डैमेज हो गया, जैसे मान लो यूवी रेडिएशन की वजह से डीएनए टूट गया या उसमें थाइमिन थाइमिन डायमर बन गया, कैसे बनेगा? जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें एक थाइमिन दूसरा थाइमिन दोनों आपस में कैसे हो गए हैं? कनेक्ट हो गए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? थाइमिन डाइमर। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है? कैंसर होने के चांसेस होते हैं, म्यूटेशन के चांसेस होते हैं, तो उसको दूर कौन करते हैं? अल्फा और गामा डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो मेन कौन से याद रखेंगे? थीटा और एप्सिलॉन। नेक्स्ट, अब इसके बाद है डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म। कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल यूजिंग द एग्जिस्टिंग वन एज टेम्पलेट। मतलब जो ओरिजिनल डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको टेम्पलेट के जैसे यूज करेंगे और उसको पढ़कर नया डीएनए का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक, तो डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस है वो कौन सी होती है? डीएनए रेप्लिकेशन। और ये हमेशा कौन सी फेज में होगी? एस फेज में। ठीक, और जो डीएनए रेप्लिकेशन है किस टाइप की प्रोसेस है? सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, या फिर इसको क्या बोला जाता है? और अर्धसंरक्षी विधि है। ठीक, इसमें द न्यूली फॉर्म्ड डीएनए हैज वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड। मतलब कि जब डीएनए के रेप्लिकेशन होता है तो सबसे पहले ओरिजिनल डीएनए दो अलग अलग स्ट्रैंड में टूट जाएगा, तो जो ओल्ड डीएनए है उसको कौन सा डीएनए बोलेंगे? पेरेंटल डीएनए। जो नया डीएनए बनेगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूली फॉर्म्ड डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में जो डीएनए होते हैं उस एक डीएनए में दो स्ट्रैंड होंगे, एक होगा पेरेंटल स्ट्रैंड, दूसरा होगा न्यू स्ट्रैंड। ठीक, नेक्स्ट करो। हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। एक क्या होता है? रेप्लिकॉन। किसको कहते हैं रेप्लिकॉन? डीएनए का एक ऐसा भाग जो क्या कर सकता है? इंडिपेंडेंटली डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है, या डीएनए का ऐसा भाग जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। अब ह्यूमन का जो क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत ही बड़ा है। ठीक, इसलिए इसको क्या करते हैं? न्यूक्लियोसोम में पैक करके रख देते हैं। अब न्यूक्लियोसोम में दो टाइप के डीएनए होते हैं, एक हेटेरोक्रोमेटिन और एक कौन सा होता है? यूक्रोमेटिन। तो दोनों में से किसका रेप्लिकेशन होता है? रेप्लिकेशन दोनों पार्ट का होता है, लेकिन पहले किसका होगा? जो बाहर है। ठीक, तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले उसमें कुछ ऐसे सेगमेंट होंगे, ऐसा नहीं कि एक किनारे से स्टार्ट किए और दूसरे किनारे तक क्या करेंगे? डीएनए की रेप्लिकेशन करेंगे। रेप्लिकेशन में क्या होगा कि जैसे मान लो ये एक डीएनए है तो इसके बीच बीच से बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डीएनए के ऐसे छोटे छोटे पार्ट जिसमें इंडिपेंडेंटली डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकॉन। ठीक, अब रेप्लिकॉन में क्या होता है? ठीक, नंबर ऑफ रेप्लिकॉन और साइज ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के आधार पर रेप्लिकॉन कैसे होने चाहिए? प्रोकैरियोट्स का जो क्रोमोसोम है वो लार्ज होता है या स्मॉल होता है? कंपेयर करें दोनों को तो जैसे ह्यूमन का क्रोमोसोम है और एक बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो जो बैक्टीरिया वो कैसी सेल हो गई? प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। ह्यूमंस में कैसी सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है वो बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा। तो इसमें कितने रेप्लिकॉन होते हैं? ओनली
सिंगल रेप्लिकॉन होता है, मतलब कि एक डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो एक रेप्लिकॉन की जैसे काम करेगा और एक ही बार में पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसमें कैसे रेप्लिकॉन होंगे, मल्टीपल रेप्लिकॉन, यानी कि डीएनए के छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स होंगे जहां पर एक ही टाइम में रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट करो। अब रेप्लिकेशन या रेप्लिकॉन में एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओराई। ठीक, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द सीक्वेंस ऑफ रेप्लिकॉन दैट सर्व इन इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जहां से स्टार्ट होती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओराई। ठीक, इसके अलावा जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है किस टाइप की होती है, बाई डायरेक्शनल, मतलब कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो दो दिशाओं में होता है, द्विदिशीय। ठीक है, नेक्स्ट करो। अब ओराई साइट में कौन से बेस पेयर सबसे ज्यादा होते हैं, ये बता चुके हैं, एडेनिन एटी वाले या जीसी वाले, कौन से वाले होंगे, एटी बेस पेयर। क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट जहां पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकॉन, और जहां पर से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओराई। अब यहां पर कुछ टर्म है जो हमें समझने हैं। पहला रेप्लिकॉन समझ में आ गया, डीएनए का एक ऐसा खंड जहां पर क्या हो सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये वाला जो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर और क्या बोला जाता है, ओराई। ओराई में सबसे ज़्यादा कौन से बेस पेयर होते हैं, एडेनिन और थाइमिन वाले, ताकि इनको जो ब्रेक करना कैसा हो जाए, आसान हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो सबसे पहले जो डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ पर आकर बाइंड होता है 3 प्राइम एंड पर, और एक और एंजाइम प्राइमेज आके यहाँ पर क्या बनाएगा, प्राइमर बनाता है। ठीक, तो डीएनए का एक ऐसा स्ट्रैंड जहां पर कंटिन्यूअसली क्या होते जाएगा, डीएनए बनता जाएगा, ऐसे स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड है वहां पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो छोटे छोटे पार्ट्स में होता है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये कौन सा है, 5 प्राइम है, और अगर हम इसको इतना भाग में तोड़ लेते हैं यहाँ क्या जाएगा, 3 प्राइम। अब डीएनए रेप्लिकेशन में जो मॉलिक्यूल एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, इसकी खासियत क्या होती है, कौन सी डायरेक्शन में रीड करता है ये, 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब यहाँ पर ये जस्ट उल्टी डायरेक्शन हो गई, 5 प्राइम से 3 प्राइम हो गई। ठीक, तो ये कैसे रीड करेगा, ये ऐड होता है यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या करेगा, इसको रीड करेगा। ठीक, और इतने पार्ट में क्या बनाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा। फिर यहाँ पर ऐड होगा, मतलब अगर यहाँ 3 प्राइम हो गया, यहाँ पर 5 प्राइम हो गया, तो यहाँ पर अटैच होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक रीड करेगा और एक नया डीएनए यहाँ पर बनाएगा। तो जो नीचे वाले स्ट्रैंड में जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में होती है, और इसके बारे में सबसे पहले कौन साइंटिस्ट ने बताया था, ओकाजाकी, जापान के साइंटिस्ट थे। तो इन छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट या पार्ट को क्या बोला जाता है, ओकाजाकी सेगमेंट या ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोला जाता है। ठीक, तो एक ऐसा डीएनए का स्ट्रैंड जहां पर लगातार डीएनए बनता है उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड या अग्रगामी सिरा। दूसरा जहां पर डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा डीएनए पॉलीमरेज बनाता है, अभी इसमें पढ़े थे, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, थीटा। ठीक, और ये वाला कौन सा बनाता है, एप्सिलॉन। ठीक, अब यहां पर देखो ये जो पूरा बबल वाला स्ट्रक्चर है, या इस यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बबल। ठीक, बबल के बारे में पता होगा, बबल गम भी खाए होंगे, ठीक, फुलाते थे। तो इतने भाग को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बबल। और एक आधा भाग यहां से लेके जो इतना भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क। और क्या बोला जाता है इसको, प्रतिकृति शाख, यानी ऐसी शाखा जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो रहा है,
या उसकी प्रोसेस चल रही है। अब डीएनए रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में होता है, एक यहाँ से यहाँ पर होगा और एक ये वाली डायरेक्शन में होगा। इसलिए अगर देखा जाए जो बैक्टीरिया है उसका डीएनए लगभग 20 मिनट में कैसा हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। तो उसका जो जनरेशन टाइम कितना हो गया, लगभग 20 मिनट। आगे बढ़ाओ इसको। तो डीएनए रेप्लिकेशन दो टाइप के हो सकते हैं। मेन जो होता है वो कौन सा है, बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें क्या होगा, एक पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, ओराई। ओराई पर यहाँ पर आकर कौन बाइंड होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। याद रखेंगे जो डीएनए पॉलीमरेज कितने भी एंजाइम हो, हमेशा दो दो के मतलब कि नंबर में कितने आएंगे, दो दो। तो सबसे पहले एक एंजाइम कौन सा आता है, डीएनए के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कौन सा आता है, हेलिकेज। तो एक हेलिकेज यहाँ पर आकर अटैच होगा जो इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा हेलिकेज यहाँ पर बाइंड होता है जो कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या काम करेगा, ये यहाँ पर जो जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करते जाता है। इसके बाद में कौन सा एंजाइम आता है, टोपो आइसोमरेज। जैसे जैसे यहाँ पर कॉइलिंग टेंशन बनेगी, यहाँ पर कौन आता जाएगा, टोपो आइसोमरेज, और ये यहाँ की कॉइलिंग टेंशन को दूर करते जाता है। उसके बाद में तीसरा कौन आता है, SSB प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या काम होता है इनका, डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए हैं ये फिर से ना जुड़ जाएं, इसलिए डीएनए के स्टैंड को क्या करता है, ये स्टेबल करके रखता है। अगला प्राइमेज एंजाइम आएगा, तो एक प्राइमेज यहाँ पर प्राइमर बनाएगा, दूसरा प्राइमेज यहाँ पर प्राइमर बनाएगा। अब इस डायरेक्शन के लिए यहाँ पर एक आएगा और यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा प्राइमेज एंजाइम कौन सी शाखा में यूज होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड में या लैगिंग स्ट्रैंड में। लैगिंग स्ट्रैंड में क्यों, क्योंकि बार बार डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर बार बार क्या लगेंगे, आरएनए के जो प्राइमर है उनका यूज होता है। ठीक है, अब कुछ डीएनए में कैसा होता है, कभी कभी यूनी डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। ठीक, तो डायरेक्शन के आधार पर कितने हो गए, दो टाइप के रेप्लिकेशन होते हैं, बाई डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल। तो सबसे ज़्यादा किस टाइप का रेप्लिकेशन पाया जाता है, बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन या द्विदिशीय डीएनए प्रतिकृति। नेक्स्ट करो। तो ये जो इतना पार्ट है ये क्या हो जाएगा, एक रेप्लिकेशन फॉर्क, या फिर इसको और क्या बोला जाता है, प्रतिकृति शाख। यानी एक ऐसी शाखा जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, कंटिन्यूअसली चलता है। अब ये वाला स्टैंड कौन सा हो जाएगा, जहां पर कंटिन्यू डीएनए का स्टैंड बनेगा, कौन सा स्टैंड बोलेंगे, लीडिंग स्टैंड या अग्रगामी सिरा। यहां पर क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डीएनए बनेगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करें, ये कौन सा सिरा है, थर्ड प्राइम सिरा है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम आके बाइंड होगा, सबसे पहले प्राइमेज आएगा, यहाँ पर क्या बना देगा, एक प्राइमर बनाएगा। प्राइमर के बाद में कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। पढ़ता कहाँ से कहाँ है ये, थर्ड प्राइम से 5 प्राइम। अब यहाँ पर मान लो ये कौन है, कुछ बेस लिख देता है ना, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। मान लो ये क्या है, यहाँ पर बेस पेयर है इतने जो यहाँ पर अटैच है। अब जो नया स्टैंड बनेगा, डीएनए पॉलीमरेज को रीड करने के बाद में यहाँ पर किसको ऐड करेगा, बताओ, थाइमीन। यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, एडेनिन, यहाँ पर साइटोसिन, फिर ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमीन। तो यहाँ पर देखो जो डीएनए का एक स्टैंड है लगातार बनते जा रहा है। यहाँ पर कौन सा सिरा होगा, 5 प्राइम, यहाँ पर कौन सा जाएगा, थर्ड प्राइम। तो यहाँ पर जो डीएनए है लगातार बनेगा, तो ऐसे डीएनए स्टैंड को क्या बोलेंगे, अग्रगामी सिरा या फिर लीडिंग स्टैंड। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, एक थर्ड प्राइम, यहाँ पर क्या है 5 प्राइम। अब डीएनए पॉलीमरेज की खासियत क्या है, वो कहाँ से कहाँ रीड करता है, थर्ड से 5, तो वो अटैच कहाँ पर होगा, थर्ड प्राइम पर। ठीक, अब ये इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा, ये कहाँ से कहाँ बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये सिंगल बेस पर कभी 5, 10, 20 ऐसे आगे जुड़ता जाता है, और थर्ड से 5 के बीच में क्या करेगा, समान यहाँ पर कौन है, एडेनिन है, यहाँ पर किसको जोड़ देगा, थाइमीन को। यहाँ पर अगर साइटोसिन है, यहाँ पर किसको जोड़ देगा, ग्वानिन को। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए यहाँ पर सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, एक प्राइमर की। ठीक, प्राइमर क्या करेगा, क्या देता है, थर्ड प्राइम OH। और इसी की वजह से जो एक, जैसे मान लो एक ट्रेन के डिब्बे, इंजन से दूसरे ट्रेन के डिब्बे को जोड़ना है,
तो दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, ठीक, कि ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं, उनके बीच में दोनों को कनेक्ट करना रहता है। तो जो कनेक्ट करने वाली लिंक है वो कौन होता है, थर्ड प्राइम OH, ठीक। थर्ड प्राइम OH का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, जैसे एक शुगर मॉलिक्यूल है, ये वाला पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये कौन सा हो गया सेकंड प्राइम, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिर यहाँ कौन सा जाएगा फिफ्थ, CH2OH, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा कार्बन। जो थर्ड प्राइम पर यहाँ पर जो OH है, इसी से आगे जो नेक्स्ट शुगर का मॉलिक्यूल है या फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है वो ऐड होता है, ठीक। कौन ऐड करके रखता है दो शुगर को, H3PO4, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्या बनेगा, DNA का स्ट्रैंड बनेगा। अब इस एक टुकड़े को क्या बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। आगे बढ़े, पैक करके फिर से स्टार्ट करो उसको। एक बार और टच करो, बैक नहीं, आगे बढ़ाना है। तो DNA रेप्लिकेशन टोटल 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप कौन सा है, इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। इनिशिएशन होगा, इसको और क्या बोला जाता है, प्रारंभन। तो सबसे पहले DNA की कॉपी करने के लिए उसको अनवाइंड करना जरूरी है, खोलना जरूरी है। तो DNA को ओपन करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज आके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो DNA का स्ट्रैंड है धीरे धीरे ओपन होने लगेगा। उसके बाद में कौन सा एंजाइम आता है अगला, नेक्स्ट, टोपोआइसोमरेज। हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से क्या होगा, धीरे धीरे कुंडलन तनाव बढ़ने लगता है, तो उसको रिलीज करने के लिए कौन आएगा, टोपोआइसोमरेज। इसके बाद में कौन सा एंजाइम लगता है, प्रोटीन लगती है, SSBP प्रोटीन, ठीक। इसके बाद में कौन, तो ये तीनों एंजाइम की जो प्रोसेस है ये किसमें इंक्लूड होती है, इनिशिएशन या फिर प्रारंभन में। अगला स्टेप कौन सा है, इलोंगेशन। तो इलोंगेशन के लिए क्या लगेगा, यहाँ पर सबसे पहले एक प्राइमर लगता है। प्राइमर आके किसका निर्माण करवाएगा, एक RNA प्राइमर का। RNA प्राइमर क्या देता है, थर्ड प्राइम OH। इसके बाद में जो DNA पॉलीमरेज थर्ड आएगा और वो क्या काम कर देगा, इलोंगेशन की प्रोसेस या पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो थर्ड प्राइम OH के बाद में वो एक के बाद एक जो न्यूक्लियोटाइड्स उसको जोड़ता जाएगा और DNA रेप्लिकेशन कैसा हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जो लास्ट प्रोसेस है, तीसरा स्टेप कौन सा है, टर्मिनेशन, या इसको क्या बोला जाता है, समापन। तो कुछ विशिष्ट प्रोटीन हैं जो DNA पॉलीमरेज को संकेत देती हैं कि अब जो DNA रेप्लिकेशन है वो लगभग खत्म हो गया है, तो अब उसको क्या होना है, वहां से अलग हो जाना है, ठीक। तो प्रोटीन क्या करती हैं, DNA पॉलीमरेज को संकेत देगी और वहां से DNA पॉलीमरेज हट जाएगा। तो जैसे DNA पॉलीमरेज हट जाएगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन, ठीक। अभी भी जो लैगिंग वाला स्ट्रैंड है वो छोटे छोटे DNA स्ट्रैंड का बना हुआ है, उसको जोड़ना जरूरी है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम है कौन सा, DNA लाइगेज। DNA लाइगेज एंजाइम आके क्या करेगा, जितने भी शॉर्ट फ्रेगमेंट है उनको ऐड कर देता है। लेकिन ऐड करने से पहले किसको निकालना जरूरी है, ये जो RNA प्राइमर ऐड हुआ है, RNA प्राइमर को कौन बाहर निकालता है, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक। और उसकी जगह में जो गैप होगा उस गैप को भी कौन फिल करेगा, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक। उसके बाद में हर छोटे बड़े जितने भी सेगमेंट बने हुए हैं उसको कौन अटैच कर देगा, DNA लाइगेज। तो ऊपर वाले स्टैंड से एक नया DNA बन जाएगा, नीचे वाले स्टैंड से एक नया DNA बन जाएगा, और दोनों जो DNA है कैसे होंगे, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होंगे। करो नेक्स्ट, करो और करो आगे, बढ़ाओ, और आगे करो, थोड़ा सा आगे दबाओ ना, तुम कहाँ सेंटर में क्यों दबा रहे हो, माउस को अच्छे से पकड़ो।
और आगे, और आगे, और आगे, और आगे करो। जहां पर ब्लैक वाला आएगा वहां रुक जाना, प्योर ब्लैक। नहीं है क्या? खत्म हो गया। चलो पीछे करो, और पीछे। हाँ, जहाँ पर वो ब्लैक है वहाँ पर लाकर छोड़ देना। बस तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम आता है? हेलिकेज। ये क्या काम करेगा? डीएनए को अनवाइंड करेगा। कितने एटीपी का यूज करता है? 1 एटीपी यूज करता है। किसके लिए? एक बेस पेयर को अलग अलग करने के लिए। और कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो इसके लिए याद रखना है। हेलिकेज के बाद में कौन सा एंजाइम आता है? दूसरा टोपोआइसोमरेज। ये क्या काम करता है? कॉइलिंग टेंशन को रिमूव करेगा। कॉइलिंग टेंशन हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कुंडलन तनाव। ठीक, ये भी 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इसके अलावा इसके बाद कौन आता है? SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? डीएनए के स्ट्रैंड को स्टेबल करेगा। ठीक, नेक्स्ट एंजाइम कौन सा होता है इसके बाद में? प्राइमेज। क्या काम होता है इसका? आरएनए प्राइमर बनाना। ठीक, क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि प्राइमेज किस टाइप का एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज? कैसा होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज कैसा होता है? डीएनए डिपेंडेंट या आरएनए डिपेंडेंट? आरएनए पॉलीमरेज वो भी डीएनए डिपेंडेंट ही होता है। ठीक है, क्योंकि डीएनए को पढ़कर क्या बनाता है? आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, तो कितने एंजाइम हो गए? हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, एसएसबीपी प्रोटीन और प्राइमेज। इसके बाद में प्राइमेज के बाद में कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो मेन एंजाइम है वो क्या करेगा? सबसे पहले रीड करेगा, उसके बाद में क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन। और थर्ड स्टेप कौन सा होता है? प्रूफ रीडिंग। ठीक, इसके बाद में जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, आरएनए प्राइमर को हटाकर गैप को फिल कर देगा, और लास्ट में डीएनए लाइगेज। ठीक, तो 7 स्टेप में पूरा डीएनए रेप्लिकेशन याद हो जाता है। पहला क्या है? हेलिकेज क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। दूसरा टोपोआइसोमरेज क्या दूर करेगा? टेंशन को दूर करेगा। तो इसको ऐसे याद रखते हैं, HH और TT। हेलिकेज क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। टोपोआइसोमरेज किसको दूर करेगा? टेंशन। कौन सी टेंशन? कॉइलिंग टेंशन। ठीक, फिर इसके बाद है SS, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या करेगा? डीएनए को स्टेबल कर देता है। ठीक, इसके बाद में कौन सा एंजाइम आ जाएगा? प्राइमेज। इसको कैसे याद रखेंगे? PP। प्राइमेज एंजाइम क्या बनाएगा? प्राइमर बनाएगा। ठीक, फिर इसके बाद में D डीएनए पॉलीमरेज आके क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा। ठीक, कितने स्टेप हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस खत्म होगी, फिर से आएगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। क्या काम करेगा? जितने भी आरएनए प्राइमर है उसको हटा देगा, और गैप हो जाएगा तो गैप को फिल कर देगा। लास्ट में कौन आएगा? डीएनए लाइगेज, और ये क्या कर देगा? सभी को लाइगेट कर देगा या फिर अटैच कर देगा। बस
डीएनए हो गया बन के तैयार। ठीक, तो अब सेल डिवीजन होगा तो एक सेल को पहला वाला डीएनए स्ट्रैंड मिल जाएगा, दूसरे सेल को दूसरा वाला डीएनए स्ट्रैंड मिल जाएगा। ठीक, आ गया समझ में? इसको समझना है तो एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे प्रिंटर है, कभी आप नोट्स प्रिंट करवाने गए हो, जैसे हमने मान लो आपको एक नोट्स दिया, कौन सा, वाइंडिंग वाला, जिसमें वाइंडिंग वायर से वो कैसा है, अटैच है, और उसकी आपको एग्जैक्ट कॉपी बनवा के लाना है 2। तो जैसे ही आप किसको दोगे, शॉपकीपर को दोगे कि इसकी क्या करना है, सेम टू सेम कॉपी करना है, सबसे पहले वो क्या करेगा, जो बाइंडिंग वाला है उसको अनवाइंड करेगा। ठीक, फिर उसके बाद में वो पेज को अलग सीक्वेंस में जमा कर रखेगा, उड़ ना जाए करके उसमें कुछ वेट रख देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक एक पेज को पहले पढ़ेगा सीक्वेंस से, और फिर क्या करेगा, मतलब पूरा नहीं पढ़ेगा, सीक्वेंस जैसे पहला पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, उसको फोटोकॉपी मशीन में रखेगा, और पूरी फोटोकॉपी करने के बाद में सिर्फ क्या कर देगा, बाइंड करके वापस आपको दे देगा। ठीक, तो जैसे ये फोटोकॉपी की प्रोसेस है, वैसे ही क्या होगा डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस। हो जाएगा याद? क्वेश्चन बनेंगे इसके? ठीक, तो इसके क्वेश्चन अपन कल करेंगे, है ना।